हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और हमारी सीरीज चल रही थी जो कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा पार्ट 38 वीडियो है। रेलवे ग्रुप डी 2018 के साइंस के क्वेश्चन हम कर रहे हैं शिफ्ट बाय शिफ्ट। और ये हमारा है 4/10/2018 का सेकंड शिफ्ट का वीडियो। इससे पहले जो भी 37 वीडियो आए थे उसको हमने एक प्लेलिस्ट बना के डाल दिया है। अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो अभी तक देख लीजिए। और ये दोस्तों क्वेश्चन है वो आपके सेम यो के यो रिपीट होंगे वर्ष 2019 वाली वैकेंसी के अंदर। और यहाँ से कुछ संख्या चेंज करके आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल है वो यहाँ पर आएंगे। तो आप वीडियोस को पूरा देखिए। आपकी जो साइंस की जो बेस है दोस्तों वो तो आपका सुधरेगा ही, साथ ही आपको साइंस के बारे में बहुत सारी नॉलेज हमारी इस वीडियो में मिलेगी। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। बस छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि किस लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया से पीड़ित लोगों में द्वारा किया जाता है। अब देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं निकट दृष्टि दोष होता क्या है, यानी कि मायोपिया होता क्या है। दोस्तों मायोपिया एक ऐसा रोग होता है जिसमें व्यक्ति को पास की वस्तु तो दिख जाती है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से देखिए, जैसे व्यक्ति कोई खड़ा हुआ है तो अगर यहाँ पर कोई चीज़ रखी हुई है ना तो वो तो उसको दिख जाएगी। लेकिन मान लीजिए यहाँ थोड़ी सी दूर पर रखी गई है तो वो उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देती, मतलब साफ दिखाई नहीं देती। तो इस बीमारी को बोलते हैं मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष। मतलब निकट की तो दिखाई देगी, दूर की दिखाई नहीं देगी। तो दोस्तों इसके लिए उपयोग किया जाता है आपके अवतल लेंस। क्या लिया जाता है? अवतल लेंस। अवतल लेंस करता है क्या दोस्तों, मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपकी मायोपिया की समस्या है, ये वो व्यक्ति है जिसको मायोपिया की समस्या है, यहाँ कोई वस्तु रखी है उसको नहीं दिख रहा। तो होता क्या है दोस्तों, अगर उसके मायोपिया की समस्या है तो उसकी जो आँख है उसकी है ना, आँख से जो प्रकाश किरण यहीं बनती है। लेकिन अगर यहाँ पर अवतल लेंस लगा दिया जाए तो दोस्तों वो अवतल लेंस प्रकाश किरणों को इस ऑब्जेक्ट पर फोकसित कर देता है, मतलब फैला देता है यहाँ पर। इसलिए उस व्यक्ति को द्वारा वो वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि H2SO4 का आणविक द्रव्यमान क्या है। अब देखिए इसके लिए मैं यहाँ पर केमिस्ट्री के सभी न्यूमेरिकल करा दिए हैं, उसकी पीडीएफ में आज कोशिश करूंगा टेलीग्राम पर डालने की, ठीक है। फिजिक्स की तो मैंने वेबसाइट पर डाल रखी है लेकिन वहाँ पर मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया था। तो मैं आज ट्राई करूंगा कि जो केमिस्ट्री की पीडीएफ है न्यूमेरिकल्स की आपको मैं टेलीग्राम पर डाल दूँ। तो यहाँ पर देखिए H2SO4 का निकालना है गाइस। तो H2SO4 का निकालना आपको सिखाया था। देखिए 2H है तो लिख लिया 2H प्लस क्या लिखेंगे, एक सल्फर है लिख लिया, प्लस 4 ऑक्सीजन है यानी कि 4 ऑक्सीजन है। इस प्रकार से निकालते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन का होता है 1 तो 2 गुणा 1 करेंगे मतलब 2। सल्फर का होता है 32 32, ठीक है। ऑक्सीजन का होता है 16 तो 16 × 4 बराबर हो जाएगा 64। अब ऐड कर दिए 64 प्लस 32 कितना होगा गाइज 96 प्लस 2 कितना हो गया 98। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर आ जाएगा 98 यूनिफाइड, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ बहुकोशिकीय जीव होते हैं जैसे कि राइपोजस, ठीक है, मशरूम्स तथा कुछ जीवाणु, ठीक है। इनमें किस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है? तो दोस्तों इसमें पाया जाता है बीजाणु प्रजनन। अब देखिए बीजाणु प्रजनन होता क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। दोस्तों बीजाणु प्रजनन होता है ये एक अलैंगिक जनन होता है। इसमें क्या होता है, आपका जो भी पेड़ होता है उसके किसी भी भाग में, जैसे कि ये पत्ता है, फर्ण का पत्ता होता है, तो ठीक है दोस्तों, इसी में आपके नए नए कोशिकाएं मतलब नए जीव की उत्पत्ति इसके पत्तों से ही हो जाती है। तो यहाँ पर होता क्या है, जो आपका एक जीव होता है उसी से यहाँ पर आपका नया जीव उत्पन्न हो जाता है उसके पत्तों के माध्यम से, है ना, किसी से भी यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों इसको बोलते हैं बीजाणु यानी कि स्पोर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4, किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? अब दोस्तों पहले तो संवेग का पता होना चाहिए। संवेग क्या होता है? तो दोस्तों संवेग होता है P = mv यानी कि वस्तु के वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए किस पर निर्भर करेगा, आप सूत्र से देख लीजिए। P बराबर होता है mv यानी कि मास द्रव्यमान होता है और v वेलोसिटी वेग होता है। अब देखिए किस किस पर निर्भर करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु के द्रव्यमान पर भी और वेग दोनों पर ही डिपेंड करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पीवीसी का पूरा नाम क्या है। कल या परसों की वीडियो मैंने आपको केमिस्ट्री है उसमें आपको करवाए थे यहाँ पर पॉलीमर्स यानी कि बहुलक। तो उस समय आपको बताया था पीवीसी बनाने की विधि, प्राकृतिक रबड़ कैसे बनाया जाता है, सारी चीज़ आपको बताई थी। यहाँ पर हमने आपको पीवीसी के बारे में बताया था कि पीवीसी का नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है पीवीसी का, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे आपको बताएं तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, केमिस्ट्री वाले सेक्शन में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। केमिस्ट्री का 1 या 2 वीडियो आएंगे। केमिस्ट्री मैंने कंप्लीट करा दी है, फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट करा दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कारक चालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है? मतलब ये कहना चाहता है कि जो प्रतिरोध होता है गाइस किसी भी चालक का, उसको मतलब
गलत तरीके से यानी कि नेगेटिव तरीके में कौन इफेक्ट करता है, मतलब इफेक्ट तो करेगा लेकिन नेगेटिव रूप से कौन इफेक्ट करेगा। तो मैंने आपको बताया था जब फिजिक्स पढ़ाई थी, तो जो आर होता है यानी कि प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही पूछा है कि किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब किससे ये आपके प्रतिकूल प्रभाव होता है। अब देखिए लंबाई के तो समानुपाती है, यानी कि अगर लंबाई बढ़ेगी तो आपका जो प्रतिरोध है वो बढ़ेगा, लेकिन अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दोस्तों इसका प्रतिरोध है वो घटेगा। तो मतलब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इससे दोस्तों आपका प्रतिरोध है वो क्या होता है दोस्तों, घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन है, कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये भी हमने करा दिया है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि अधातु ऋणायन बनाती हैं, बिल्कुल सही है जी। अधातु होती है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब माइनस के रूप में होती है, आपने देखा होगा, ठीक है। दूसरा है अधातु होती है अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, बिल्कुल सही है। अधातु होती है दोस्तों अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, जबकि धातु होती है वो आपके क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए अधातुएं धनायन बनाती है, ये गलत है जी। आपके धातु है ना वही धनायन बनाती है, Na+, ठीक है, आपके Na+ है, K+ है, ये आप धातु होती है और वे धनायन बनते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और चौथा अधातु विद्युत की कुचालक होती हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक मजदूर भूमि से 14 किलो के वजन को उठाता है ऊपर और 1.5 मीटर अपने सिर पर रखता है। दोस्तों मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे कि पिछली बहुत शिफ्टों से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। तो देखिए आपको दे रखा है कि मास यानी कि m का मान दे रखा है 14 किलो, ठीक है, और आपसे बोला है कि 1.5 मीटर सिर पर उठाता है, मतलब हाइट आपको दे रखी है 1.5। अब देखिए व्यक्ति द्वारा अगर ऐसे पूछा किया गया कार्य तो होता 0, लेकिन आपसे पूछा है व्यक्ति द्वारा सामान उठाने में किया गया कार्य, तो दोस्तों ऊंचाई में परिवर्तन हो रहा है, मतलब हाइट में चेंज हो रहा है। और अगर हाइट में चेंज होता है तो किया गया कार्य होता है, तो आपके क्या होता है गतिज ऊर्जा, वो स्थितिज ऊर्जा यानी कि mgh। अब देखिए mgh आप लगा दीजिए, ठीक है। m आपको दे रखा है 14, g बराबर होता है आपका 10, अगर दे नहीं रखा है तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद रखना है। और हाइट आपके 1.5, तो 14 × 15 आपको करना है, यानी कि 14 × 15 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 चौक 60, 6 15 एकम 15 और 15 6 21, यानी कि 210 जूल इसका राइट आंसर आ जाएगा, 210 जूल। चलिए अगला क्वेश्चन पूछेंगे कि दृढ़ उत्तक होता है यानी कि स्क्लेरन कायमा, तो टिश्यू होता है वो किसका बना होता है। तो दोस्तों स्क्लेरन कायमा टिश्यू होता है वो आपके डेड सेल यानी कि निर्जीव कोशिकाओं से बना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। अब देखिए खरीफ की फसल क्यों होती है, ऐसी फसलें जो कि आपके जून जुलाई में बुआई की जाती है वो आपकी होती है खरीफ की फसल। एक होती है रबी की फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। तो यहाँ पर देखिए खरीफ में आपके मक्का आता है, धान आता है, मूंगफली आता है, मतलब अब बारिश के दिन है तो अब वहाँ पर कौन चीज़ हम बोएंगे, बाजरा भी बोएंगे, तो ये सारी आती है दोस्तों यहाँ पर खरीफ की फसल। और आप नवंबर दिसंबर दिवाली के आसपास आप बोते हैं गेहूँ, ठीक है, सरसों, ठीक है, चना, तो ये आपके कहलाती है रबी की फसल, ठीक है। तो आप सोचे खरीफ की फसल कौन सी, तो खरीफ की आपके इनमें से हो जाएगी दोस्तों वो खरीफ की कौन सी नहीं है, तो ये हो जाएगी आपके गेहूं, ठीक है, वीट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसको बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। देखिए दो प्रकार के चूने होते हैं, एक बुझा हुआ, एक बिना बुझा हुआ। इसका मतलब क्या होता है, देखिए बिना बुझा हुआ का मतलब होता है इसमें पानी नहीं होता है, तो बिना बुझा हुआ होता है CaO, ये आपके बिना बुझा हुआ है। अगर इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे CaO + H2O, तो दोस्तों ये आपके बन जाएगा Ca और OH का होल ट्वाइस, ये होता है बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो आपसे पूछा है बिना बुझा हुआ मतलब पानी इसके अंदर नहीं है, तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में 2 उपधातु हैं, मतलब 2 मेटलॉइड्स किस आपके आवर्त में, कौन से पीरियड में। तो चलिए मैं आपको और बेहतर जानकारी के लिए पीरियोडिक टेबल पे ही ले चलता हूँ। दोस्तों ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और मैंने आपको उस टाइम बताया था कि यहाँ पर एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है जो कि धातु और अधातु देखिए अलग करती है, ठीक है। और इसमें बाईं ओर जो स्थित होती है वे सारी धातु होती है, मेटल्स होती है, और दाईं ओर स्थित होती है वो आपके नॉन मेटल्स होती हैं। और ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है, इसके ऊपर जो स्थित होती है उन्हें बोलते हैं मेटलॉइड्स यानी कि उपधातु। अब देखिए ये आपका होता है पहला वर्ग, वो पहला आवर्त, ठीक है। ये देखिए पहला आवर्त है हीलियम वाला, इसमें देखिए कोई भी नहीं है। दूसरा है, दूसरे में एक होता है केवल बोरोन, तीसरे में आपके होता है केवल आपके सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन, ठीक है। इसके बाद जो चौथा है इसमें आप देखिए जर्मेनियम और आर्सेनिक होता है, और पांचवें में भी 2 होते हैं, ठीक है। तो आपसे ये पूछा कि 2 किस किस में होते हैं, तो चौथे में देखिए 2 है और पांचवें में 2 है। तो ये आपको पूछा है कि किस किस में आपके 2 होते हैं, तो चौथा और 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है वो आपके सत्य है। अब देखिए 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और बात हो रही है आपेक्षिक घनत्व की इकाई की, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी। अब देखिए रिलेटिव डेंसिटी होती क्या है, यानी कि पानी का घनत्व, ठीक है, पानी का घनत्व बटे किसी भी पदार्थ का घनत्व आपको ज्ञात करना है। पानी का घनत्व, अगर किसी भी पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व के अनुपात में ज्ञात किया जाता है दोस्तों, उसको बोलते हैं आपेक्षिक घनत्व, ठीक है। यानी कि 4 डिग्री पर पानी का घनत्व और किसी भी वस्तु का घनत्व, किसी भी पदार्थ का घनत्व, उसे बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। अब देखिए रिलेटिव डेंसिटी में क्या लेंगे, 2 अलग अलग पदार्थ लेंगे। तो पहले वाले पदार्थ को लेंगे, ठीक है, उसका घनत्व निकालेंगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दूसरे वाले का लेंगे किलोग्राम मीटर क्यूब, ठीक है, प्रति मीटर क्यूब। तो दोनों आपस में कट जाते हैं, मतलब ये कि आपेक्षिक घनत्व की दोस्तों कोई भी इकाई नहीं होती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे तो ये स्टेटमेंट बहुत लंबा दे रखा था आंसर की में, लेकिन इसको मैंने छोटा कर दिया है। गैस कंटेनर जो होता है, मतलब जिसके अंदर गैस को भरी जाती है, ठीक, गैस कंटेनर आप जानते हैं जिसके अंदर गैस को भरी जाती है। तो गैस कंटेनर में किसको भरते समय, अच्छा एक मिस हो गया, गैस कंटेनर में किसको भरते, यहाँ लिखना किस ऐड कर लेना, ठीक है। गैस कंटेनर में किसको भरते समय आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है, मतलब जब गैस कंटेनर होता है उसमें किस चीज़ को भरा जाता है, उसके अंदर प्रेशर डाला जाता है। तो आपको ध्यान रखना, अगर बात गैस कंटेनर की हो रही तो सीधी सी बात है गैस को ही भरेंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि गैस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी अभिक्रिया आपके संयोजन अभिक्रिया का विपरीत होती है। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, मैंने आपको केमिस्ट्री में कराया था। ऐसी रिएक्शन जिसमें आपके 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट होते हैं, यानी कि अभिकारक होते हैं, मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दी, मतलब 2 मिलकर एक बना देते हैं, उसे बोलते हैं आपके संयोजन। तो आप सोचिए इसके विपरीत कौन सी होती है दोस्तों, विपरीत होती है वियोजन। वियोजन को बोलते हैं आपके अपघटन, यानी कि डीकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है, आपका एक अभिकारक होता है वो 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, जैसे कि CaCO3 होता है। जब इसको गर्म करते हैं तो ये आपके CaO प्लस CO2 में टूट जाता है, ठीक है। तो ये आपके होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब आपके सिंगल रिएक्टेंट होता है वो मोर देन टू और मोर देन 2 प्रोडक्ट में आपका चेंज हो जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि ध्वनि तरंगों की चाल आपको दे रखी है 700 मीटर प्रति सेकंड, तो 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए समय जो होता है दोस्तों, टाइम जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल वो स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये होता है आपका टाइम। अब देखिए टाइम निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कितनी है। अब देखिए अगर स्पीड आपको मीटर में पर सेकंड में दे रखी है तो आप वो डिस्टेंस है उसको भी मीटर में लेंगे, तो 7 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों 7000 मीटर, और 7000 मीटर में 700 मीटर का भाग लगाएंगे तो 700 से 700 यानी कि 10 मीटर आपका राइट, वो 10 आपका 10 सेकंड इसका राइट आंसर आ जाएगा, 10 सेकंड, ठीक है। आपसे टाइम पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलने वाली 2 किलो द्रव्यमान की एक बॉल है, उसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अब गतिज ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, 1/2 mv², ठीक है। अब तो आप परफेक्ट हो गए होंगे फिजिक्स, अगर आपने सारे वो न्यूमेरिकल देख ले होंगे तो आप परफेक्ट हो गए होंगे फिजिक्स के, सारे न्यूमेरिकल आप कर रहे होंगे, ऐसा मेरा यहाँ पर वादा है, ऐसा मेरे को लगता है कि आप सारे फिजिक्स न्यूमेरिकल कर रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो देखिए 1/2 m का मान आपको दे रखा है आपको 2 किलो, ठीक है, और v² मतलब आपको 30 का स्क्वायर करना है। तो देखिए 30 का स्क्वायर करेंगे तो इसको 2 से 2 काट देंगे और 30 का स्क्वायर होता है 900, ठीक है, तो 900 जूल क्या हो जाएगा दोस्तों, 900 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि कूलम्ब किसकी इकाई होती है, मतलब कूलम्ब जो होती है किसकी अंतरराष्ट्रीय इकाई होती है। अब देखिए प्रतिरोध की होती है आपकी ओम, ठीक है, ठीक है, विद्युत प्रवाह यानी कि विद्युत धारा की होती है आपकी क्या होती है एम्पियर, ठीक है, विभवांतर की होती है वोल्टेज, और विद्युत आवेश की होती है कूलाम, ठीक है। तो यही आपसे पूछा है किसकी आपकी कूलाम होती है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2 वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, मतलब 2 वस्तु हैं अगर उनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल, और गुरुत्वाकर्षण होता है F समानुपाती m1 m2 अपॉन r², मतलब कि उन दोनों के द्रव्यमान के समानुपाती होती है, द्रव्यमान के गुणनफल के और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है आपका जो ग्रेविटी होता है, यानी कि गुरुत्वीय बल जो होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास का सिद्धांत किसने दिया था, मतलब विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया था। तो आपके एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन दोस्तों, उन्होंने यहाँ पर विकासवाद का सिद्धांत दिया था। अब देखिए मिलर के बारे में देखते हैं, मिलर ने क्या प्रयोग किया था। मिलर ने दोस्तों ये प्रयोग किया था कि यहाँ पर पृथ्वी पर जीव कैसे आया, इसके बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग आपके बोला था। तो यहाँ पर मिलर ने सबसे पहले सिद्ध किया था कि निर्जीव पदार्थों से ही आपके सजीवों का निर्माण हुआ, ये सिद्ध किया था मिलर ने। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था।
था। ओरे नामक वैज्ञानिक का तो मैंने पढ़ा नहीं है आज तक, ठीक है। मेंडल ने आपके मेंडलवाद दिया था, मतलब आनुवांशिकता के नियम दिए थे, ठीक है। 3 नियम दिए थे मेंडल ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है वो आपके क्रिया प्रतिक्रिया रूल्स पर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है? क्रिया प्रतिक्रिया रूल्स पर। देखिए आपका 2.5 किलो की एक बंदूक है, ठीक है। उससे 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक 20 ग्राम की गोली छोड़ी जाती है, तो बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग क्या होगा? मतलब बंदूक के ऊपर कितना प्रतिक्रिया बल लगेगा। आपको बताया था ना, क्रिया प्रतिक्रिया, जब हम जो भी काम करते हैं दोस्तों उसके विपरीत हमको कार्य करना पड़ता है, इसे बोलते हैं प्रतिक्रिया बल। अब देखिए ये जो प्रतिक्रिया बल है ना वो आपके संवेग संरक्षण पर आधारित होता है। मतलब ये है कि अगर आपके m1 v1 बराबर होगा m2 v2, यानी कि अभिक्रिया से पहले संवेग और अभिक्रिया के बाद जो आपका संवेग है बराबर होता है। अब देखिए ये जो है ये बंदूक के लिए है और ये है वो गोली के लिए है। अब देखिए मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर और बेहतर आपको समझाने के लिए, m1 v1 बराबर m2 v2, ठीक है। तो देखिए m1 क्या है? बंदूक, ठीक है। बंदूक का वेग है 2.5 किलो, लिखिए 2.5, ठीक है। और m1 क्या है? बंदूक का वेग तो हमको ज्ञात ही करना है, इसको मान लेते हैं x, ठीक है। m2 क्या है? बंदूक का द्रव्यमान, बंदूक नहीं गोली का द्रव्यमान है 20 ग्राम, तो 20 ग्राम को किलोग्राम में लेना है 20/1000, क्या करना है? 20/1000 किलोग्राम में आ गया, गुणा v2 क्या है? v2 है बंदूक की गोली की स्पीड, जो कि दे रखी है आपको 150 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो 150 मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब आपको x का मान ज्ञात करना है, तो देखिए ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, ठीक है। और 15 × 2 कितना हो गया? 30, और 30 को 10 से भाग लगाएंगे 3, ठीक है। तो 2.5x बराबर आ गया 3, और x का मान निकालेंगे तो 3/2.5, ठीक है। आप इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1 और आपके कुछ आएगा, ठीक है, 25, ठीक है। 25 5 बचा तो 1.0 कुछ आएगा, 1.05। लेकिन आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आंसर आएगा वो दोस्तों आएगा नेगेटिव में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है बस, ठीक है। 1 पॉइंट जो भी वैल्यू आएगी आपको ये ध्यान रखनी है नेगेटिव में, तो ऑप्शन में आपको उसको टिक करना है जो नेगेटिव हो। क्यों दोस्तों नेगेटिव हो? क्योंकि वस्तु जो आपकी जो बंदूक थी जब गोली चलाते हैं तो पीछे की ओर हटती है, इसलिए उसके ऊपर एक प्रतिक्रिया बल लगता है। तो आपको बस ऑप्शन है नेगेटिव वाला देखना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस उत्तक के कारण जो जड़ होती है और तने होते हैं उसके घेरे में वृद्धि होती है। मतलब आपका जो पेड़ होता है दोस्तों उसमें ये तो तना होता है, मतलब ये इसको बोलते हैं तना, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, मतलब इसका जो घेरा होता है, इसकी परिधि होती है, उसमें वृद्धि होती है। इसके अलावा जड़ जो होती है, जड़ वो जो वृद्धि होती है मतलब उसकी लंबाई जो बढ़ती है वो किस उत्तक के कारण बढ़ती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है एक उत्तक होता है जो कि होता है पार्श्व विभजोतक उत्तक, ठीक है। बहुत जल्दी हम बायो शुरू करेंगे, मंडे शुरू कर रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, आपको उत्तक के बारे में और डिटेल से बताएंगे। तो यहाँ पर पार्श्व विभजोतक उत्तक आपके होता है जो आपके पेड़ पौधों में जड़ और तने के घेरे में दोस्तों वृद्धि करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, किसी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है। अब दोस्तों ये मोल्स पर आधारित है, मोल के न्यूमेरिकल करा दिए थे। तो वहाँ पर बोला था कि 6.022 10⁻23 इतने आपके मोल होते हैं एक कण में, ठीक है। यानी किसी भी पदार्थ के 1 मोल में इतने अणु होते हैं 6.022 10⁻23, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक वस्तु का, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो इसकी संयोजकता कितनी है। मतलब वैलेंसी आपसे पूछिए। अब देखिए वैलेंसी है दोस्तों वो अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के आधार पर ज्ञात की जाती है। यानी कि अगर 287 है तो दोस्तों अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है और अष्टक नियम से इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कमी है, तो ये आपके -1 ऑक्सीकरण वो -1 संयोजकता प्रदर्शित करेगा। मतलब इसकी संयोजकता दोस्तों हो जाएगी 1, ठीक है। और ये आपके कौन सा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनमें से आपके क्लोरीन है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इसकी -1 संयोजकता होती है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। यानी कि हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला, मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन, बिल्कुल सही है। दूसरा, हमारे शरीर के वजन का लगभग 7 से 8%, बिल्कुल सही है। तीसरा, हमारे हृदय का आकार मुट्ठी के आकार का होता है, ये भी सही है। चौथा है, रक्त को सामान्यतः जीवन की धारा बोला जाता है। बात तो दोस्तों चारों की चारों सही है, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसने पूछा है रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो आपका ये जो थर्ड ऑप्शन है ना, ये हृदय के बारे में है और ये सारी चीज़ें हैं वो आपके रक्त परिसंचरण के बारे में है। तो ये आपके ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।